बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद की छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये छुट्टियां थोड़ी सी तवील हुई, आपका और हमारे दरमियान जो मुलाकात का सिलसिला था वो थोड़ा सा गैप जो है वो बढ़ गया है। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन अब कोशिश ये होगी कि आपके लिए इंटरेस्टिंग खबरें और कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। आज के व्लॉग में भी हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की नई हिकमत अमली के हवाले से कि किस तरीके से अब नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है और उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो बयानिया है उसको डेंट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ईद के बाद जो है वो ईद से पहले उनकी जमानत हुई और अब ईद के बाद वो खुलकर सामने आ गए हैं और एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ देने का एक इशारा दिया है। एक तरह से वो दोबारा से शमूलियत एक कह लें कि आप उन्होंने इख्तियार कर ली है और इसका ऐलान बाकायदा तौर पर वो आज कर चुके हैं। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बुशरा बेगम के जो वॉशरूम है और जो उनका कमरा है उसमें खुफिया कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ये क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। व्लॉग के आगाज से कबल मैं उस ट्रेंड की जानिब आपकी तवज्जो भी मबजूल करवाना चाहता हूँ जो कि बुनियादी तौर पर जो सेनेटर मुश्ताक हैं उन्होंने जो एक मुहिम लॉन्च की है, सेव गजा कैंपेन। उसमें उन्होंने अब बाइकआउट कोक स्टूडियो के हवाले से एक बाकायदा तौर पर मुहिम लॉन्च की है। मैं तो इस मुहिम का हिस्सा बनने जा रहा हूँ चूंकि ये एक बहुत बड़ा कॉज है और हमेशा एक जो कौमें हैं वो एक कॉज के लिए खड़ी होती हैं, स्टैंड लेती हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोगों ने बाकी दीगर प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और कामयाब बायकॉट किया है और आपके बायकॉट की वजह से ना सिर्फ ये मुहिम कामयाब हुई है बल्कि अच्छा खासा बिजनेस को भी उनके नुकसान पहुंचा है और ये एक छोटा सा स्टैंड है लेकिन ये कॉज बहुत बड़ा है। तो हम इससे पहले जिस तरीके से फैमिलीज ने, खासतौर पर खवातीन ने जिस तरीके से बायकॉट किया है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, वो खवातीन ने एक कामयाब ये एक मुहिम बनाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मदद से ये कैंपेन जो कोक स्टूडियो सीजन 15 के बायकॉट की है ये इसको भी आप लोग कामयाब बनाएंगे। मैं इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली इस कैंपेन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मैं बायकॉट का ऐलान करता हूँ। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मैसेज को कन्वे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि ये कॉज है और इस कॉज में हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है, मुत्तहिद होना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस कैंपेन में हमारा साथ देंगे और उसके साथ साथ इस मैसेज को भी कन्वे करेंगे, इस मैसेज को भी शेयर करेंगे और अपना फीडबैक जो है वो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। व्लॉग का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देता रहा करें। सबसे पहले जो स्टोरी है वो ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके कमरे में बग होने और ख़ास तौर पर जो उनका जो वॉशरूम है जो किसी भी खातून का या किसी भी इंसान के लिए एक प्राइवेट जगह है वहाँ पर बग होने के साथ साथ खुफिया कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात की तरफ ये इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि जो बुशरा बीबी हैं खातून अव्वल, उनको और इमरान खान को तोड़ने के लिए अब इस तरह की से घटिया साजिशें की जा रही हैं। बुशरा बीबी के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये अपील की गई है कि एक तो जो उनको खदशा है कि उनको जहर दिया गया है, जो स्लो पॉइजनिंग है, उनके खुराक में जो HCl जो एसिड है वो मिलाने का खदशा है और उन्होंने ये दरख्वास्त की है अदालत से कि उनका शौकत खानम या किसी भी ऐसे लेबॉर्ट्री जिनका एतमाद बुशरा बेगम को, पटिशनर को खुद हो, वहाँ से करवाई जाने की इस्तदा की है। और ये किसी भी कैदी का हक है और किसी भी इंसान का हक है कि वो जहाँ से मर्जी चाहे तो उनका इलाज की सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। तो एंडोस्कोपी की दरख्वास्त है बुनियादी तौर पर, क्योंकि उनको ये शिकायत है कि उनके खुराक में HCl नामी जो एसिड है वो शामिल किया गया है ताकि उनको जो है वो स्लो पॉइजन किया जाए। और उस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो बुशरा बेगम को ख़त्म करना चाहती हैं ताकि इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जा सके, उनको कमज़ोर किया जा सके। इस दरख्वास्त के अंदर ये भी दर्ज किया है कि उनके जो वॉशरूम है उसमें ना सिर्फ जिस सेल में उनको रखा गया है वो बग है बल्कि वहां पर खुफिया कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि जो बुशरा बीबी के अहल खाना है उनके साथ जो मुलाकात करने के लिए आते हैं, एक तो वो मुलाकात करने से पहले उनको तकरीबन पौने घंटे तक इंतजार किया जाता है, फिर उसके बाद सिर्फ 10
منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے اور اس دوران بھی تقریباً 5 اہلکار جو ہیں وہ اس ملاقات کے ایریے میں موجود ہوتے ہیں، یعنی پرائیویسی میں کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک یہ اس چیز کا انکشاف ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو بہت زیادہ کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ اس سب جیل میں جو بنی گالہ عمران خان کی رہائش گاہ ہے، جو سب جیل قرار دی گئی ہے، جہاں پر غیر قانونی طور پر بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے ان کی مرضی اور ان کی ایما کے بغیر، وہاں پر جو ہے وہ مرد اہلکار جو ہیں وہ پولیس اہلکار زیادہ ہیں۔ صرف ایک خاتون جو کانسٹیبل ہیں، جو عملہ ہے، جیل عملہ، صرف ایک خاتون وہاں پر تعینات ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی الارمنگ ہے، اور اس درخواست میں یہ بات موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سب کا مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے، مینٹلی ٹارچر کیا جائے، اور یہ ایک طرح سے ہراسمنٹ بھی ہے کہ خواتین اہلکار وہاں پر موجود نہیں ہیں، مرد اہلکار زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، تو یہ ایک ہراسمنٹ سابق خاتون اول کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ اور اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب کا مقصد جو ہے وہ عمران خان کو توڑنا ہے۔ تو اس حوالے سے اب انہوں نے یہ استدعا کر رکھی ہے کہ بشرا بیگم کو، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، تو ان کا جو اینڈوسکوپی ہے وہ شوکت خانم یا کسی بھی اس لیب سے کروایا جائے جہاں سے پٹیشنر خود جو ہے وہ اعتماد رکھتے ہیں اور خود جس سے چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خود چاہتی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، ان کی زندگی کو بنی گالہ میں خطرہ ہے۔ آج ایک بار پھر انہوں نے اپنی درخواست میں یہ کہا ہے اور عدالت سے یہ رجوع کیا ہے کہ جو آپ کے پاس آلریڈی پینڈنگ درخواست ہے جس میں انہوں نے یہ استدعا کر رکھی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اس کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اس متعلق سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ ایک انتہائی کنسرننگ معاملہ ہے، اور ایک سابق خاتون اول کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ، ایک خاتون قیدی کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا جائے تاکہ بنی گالہ جو سب جیل ہے اس کا دورہ کیا جائے، اس کے پریمیسز کا، اور وہاں پر جو خفیہ اگر کیمرے لگائے گئے ہیں تو جن لوگوں نے لگائے ہیں تو اب ظاہر ہے وہاں پر جو پریمیسز ہے وہ جیل حکام کے پاس ہے، تو جیل حکام کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک خاتون کے واش روم میں اور ان کی جس جگہ پہ ان کو رکھا جا رہا ہے وہاں پر خفیہ کیمرے لگائے جائیں۔ یہ انتہائی دردناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک خاتون کے ساتھ اس طریقے سے اگر آپ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کہانیوں میں سنا کرتے تھے اور ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اس طریقے سے بنگلہ دیش کی خواتین کے ساتھ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اب ہم اپنے آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خواتین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل شرم ہے، اور تمام پاکستانیوں کے سر جو ہے وہ اس بات سے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ایک خاتون کی واش روم کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور صرف اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو پولیٹیکلی سیاسی طور پر کمزور کرنا ہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک جو نئی حکمت عملی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، جس طریقے سے اب دوبارہ سے ایک نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے اور نواز شریف کو ری لانچ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے پہلے جب نومبر میں سابق وزیر اعظم نواز شریف آئے تو ان کو ایک باقاعدہ طور پر پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا لندن سے، جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت کے وہاں پر جو برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان کے سفیر تھے برطانیہ میں، انہوں نے رخصت کیا، اور پھر جو پروٹوکول کے ساتھ وہ پاکستان آئے، یہاں پر ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا، پھر لاہور میں پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، نگراں حکومت کی سرپرستی میں ایک بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر انتخابات میں جو ہوا یہ ری لانچنگ ان کی ناکام ہوئی، تو اب ایک نئی ری لانچنگ کی جا رہی ہے، دوبارہ سے ان کو لانچ کیا جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی میدان میں، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جس طریقے سے اب ججز نے ایک خط لکھا ہے اب وہ اپنا مقدمہ بھی اس کے اندر پیش کریں، اور وہ اپنے مقدمے کے طور پر جو ہے وہ ایک ججز کے خلاف تنقید کریں، نہ صرف ججز کے خلاف بلکہ ہلکی پھلکی ان کی جو موسیقی ہے وہ سابق فوجی قیادت کے خلاف بھی ہوگی، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر تقسیم پیدا کی جائے۔
डिवाइड एंड रूल है, और डिवाइड एंड रूल ऐसा है कि इस वक्त 8 फरवरी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी थे वो तो उनके साथ ही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी ये समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, और अब इस्टेब्लिशमेंट अपनी शिकस्त को जो है वो छुपाने के लिए और अवाम के ऊपर अपना जो हुक्मरानी है उसको कायम रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी अपनाएगी, ताकि इस्टेब्लिशमेंट एक नया जो प्रोटेक्शन है नवाज शरीफ के तौर पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने ला रहे हैं। वो थोड़ी बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ जजेस के ऊपर भी तनकीद करेंगे, ताकि ये जो अवाम इस वक्त मुतहिद हो चुकी है, उनके अंदर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच पनप रही है, उजागर हो रही है, उसको डिवाइड करने के लिए और अपनी हुक्मरानी का जो तसल्लुत है उसको कायम करने के लिए नवाज शरीफ को लॉन्च किया जा रहा है, दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि अगर किसी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए नवाज शरीफ की जरूरत पड़ गई है तो फिर मेरा ख्याल है कि सुलह कर लेनी चाहिए। आज साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपनी सियासत जो है वो इमरान खान की झोली में फेंकी है, और उन्होंने बयान दिया है कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप जो है वो आपके साथ साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा लिखना शुरू कर दिया जाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बात का फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे, मेरी सियासत का फैसला इमरान खान करेंगे, जिस तरह वो चाहेंगे वही होगा। और मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जब से फवाद चौधरी गए हैं, मैं ये लिखता गायब है लिख रहा था कि फवाद चौधरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है, और क्योंकि हमारी उनसे मुलाकातें होती रही हैं और जिस तरीके से उनसे पार्टी छुड़वाई गई, जिस तरीके से उनको जो नई एक जमात है जहांगीर तरीन की, उनके जो लॉन्चिंग जो सेरेमनी थी उसमें जिस तरह जबरदस्ती उनको ले जाया गया वो भी हमारे इल्म में है, और जिस तरीके से वो जहांगीर तरीन के सामने इमरान खान का मुकदमा लड़ते रहे हैं वो भी हमें मालूम है। और उसके अलावा जो फवाद चौधरी निजी महफिलों में ये कहते रहे हैं कि मेरे अगर ड्राइवर को भी इमरान खान का टिकट दे दिया जाए तो मैं ये इलेक्शन हार जाऊंगा, पार्टी छोड़ने के बावजूद उनका ये मौकफ था। और मैंने फवाद चौधरी की आंखों में खुद आंसू देखे हैं जब उन्होंने इमरान खान का जिक्र उनके सामने किया करते थे कि इमरान खान अब जेल में है तो क्या होगा, उस वक्त भी वो क्या कहा करते थे, और उनकी आंखों में एक तरह से आंसू थे, और वो जज्बात के मारे वो कहते थे कि इमरान खान ये डिजर्व नहीं करता कि जो कुछ उनके साथ इस वक्त हो रहा है। वो एक बहुत बड़े पाए का लीडर है, वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाला है, और उनके अंदर एक विजन है। वो पार्टी छोड़ने के बावजूद ये समझते थे कि इमरान खान उनके मौसन है और वो उनके साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। अब तो उन्होंने खुलकर ये बात कर दी है कि उनकी सियासत और उनकी सियासी कैरियर के मुस्तकबिल का जो फैसला है वो इमरान खान करेंगे। ब्लॉग के पर फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।